धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात कर रहे हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान और सीरिया की, साथ साथ यूक्रेन और रूस की भी, क्योंकि ये पूरा इलाका है जहां से लग रहा है कि भैया पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। और अब तो ट्रंप भी आने वाला है 20 जनवरी को। उसके संदर्भ में जो चीजें उतल पुतल हो रही हैं, बदल रही हैं, उन्हें कैसे देखा और समझा जा सकता है, और तमाम घटनाक्रमों को लेकर किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, हर पहलू पर करेंगे बात। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृषिकांत जी, एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है और भविष्यवाणियां भी ये की जा रही हैं कि अगले कुछ दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ जाएगी। उन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे लगता है कि टाइगर अभी जिंदा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है अदालतें। श्रीलंका में मुसलमानों पर हमला करने के आरोप में 2 बौद्ध भिक्षुओं को सजा सुनाई गई है। क्या पूरी जानकारी सर? एक जो खास हैं, ज्ञान सागर नाम है इनका। नाम तो बड़ा बढ़िया है, और लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ये आग उबलते रहे हैं, अनाप शनाप भगते रहे हैं, और इन पहली बार सजा नहीं मिली। इस बार 9 महीने की और 1500 वहाँ का जो भी रुपया या जो भी बनता है श्रीलंकन, वो है या नहीं भरेंगे तो 1 महीने और। इसके पहले भी इन्हें 2024 में 3 या 4 साल की मिली थी, लेकिन माफ कर दिया गया था। 2018 में भी इन्हें सजा मिली थी। एक कार्टूनिस्ट के पत्नी को इन्होंने धमकाया था, चूंकि कार्टूनिस्ट ने इनके खिलाफ एक कार्टून निकाला था, और बाद में पता चला कि कार्टूनिस्ट ही गायब हो गया, आज तक उसका पता नहीं चला। तो इस बार मिला है, तो उम्मीद करता हूं कि वहां का न्यायालय कुछ स्वतंत्र रूप से करे, लेकिन जो भी सजा दे यदि माफ हो जाए तो ऐसे गुंडों की मैं कहूंगा कि इनकी ताकत बढ़ती है। इनको राज्य की तरफ से प्रश्रय मिलता है, चाहे वह सत्ता की तरफ से हो, न्यायालय की तरफ से हो, प्रशासन पुलिस की तरफ से हो, और इनकी गुंडागर्दी बढ़ती रहती है। तो जब आधार जब तक वही रहेगा, कोई खास अंतर नहीं पड़ता। कुछ सजा मिल भी जाए तो जेल में बड़े शान शौकत से रहते हैं, पैरोल पे बाहर निकलते हैं, हर तरह के हंगामा करते हैं, फिर जाते हैं वापस। जी, सवाल मेरा कुछ और है सर। सजा अदालत ने दी है, चलिए देनी भी चाहिए, और जो कुछ करेगा उसको कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा का जो लोग नारा देते हैं, ये कैसे हिंसक बन जाते हैं? देखिए, धर्म का आधार चाहे कोई भी धर्म हो एक ही है कि एक काल्पनिक गॉड जैसा चीज है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें ताना बुना की गई है। वैसे बाय द वे जब भी कोई नया धर्म आता है तो उस समय के जो भी स्थित अन्याय है, दुराचार है, अंधविश्वास है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन वहां विज्ञान जो आगे बढ़ता है वो धर्म वहीं रुक जाता है, और उसी के इर्द गिर्द मजबूती से चूंकि सत्ता पक्ष है उसको बर्बाद कर देता है। वो धर्म आगे नहीं बढ़ता, विज्ञान नहीं है। और चाहे कोई भी धर्म दुनिया में, जहां तक बौद्ध धर्म है, बड़ी ही शांतिपूर्वक धर्म था, लेकिन उसका हमने नतीजा देखा म्यांमार में, जो उन्होंने सरकारी सत्ता के द्वारा करके जो भी उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ इन्होंने कहा, ऑफिशियली बलात्कार तक करवाया, वो भयानक हिंसा की, सब कुछ करवाया वहां पे। यह एक भयानक स्थिति है। तो हम किसी भी धर्म के आधार पर एक वैज्ञानिक समाज, एक आधुनिक समाज का निर्माण नहीं कर सकते। वह व्यक्तिगत जब तक है तब तक ठीक है, आपको जो मर्जी कीजिए, लेकिन इसको सामाजिक स्तर आएगा तो जरूर रूप से जो भी सत्ताधारी पक्ष है, चाहे वो पूंजीपति वर्ग है, जो उसका इस्तेमाल समाज के खिलाफ, जनता को तोड़ने में करेगा। जी, बिल्कुल सही बात है। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पानी रुक जाता है उसे झोड़ बोलते हैं, और वो सड़ जाता है, और जो बहता रहता है दरिया से होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है, और समुद्र से फिर महासमुद्र तक पहुंचता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। ऐसा ही धर्म का भी काम है। खैर, अब बात करें अगले अपडेट की, तो आ रहा है सर्बिया से। यहां पर हजारों की तादाद में फिर से एक बार छात्र क्यों सड़कों पर उतर आए हैं? 3-4 महीने पहले भी हुआ था, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी सरकार कहीं ना कहीं से लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सर्बिया में एक सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट है और एंटी इंपेरियलिस्ट उसका आधार भी है। वो पूरी कोशिश करती है कि अमेरिकी खेमे में ना जाए, नेटो के साथ उसके हर चीजों पर उसका साथ ना दे। लेकिन इसके बावजूद इस मसले पर क्यों सरकार फंस गई पता नहीं है। इसके पिछले वाले भी जब हुआ था, केवल किसान ही नहीं, ट्रेड यूनियन, किसान सब आए थे, फिर से वो वापस सड़कों पर आ गए।
और मैं चाहूंगा कि ये लोग इस अपने आंदोलन को जबरदस्त मजबूती के साथ बढ़ाए रखें और सही दिशा में कोई क्रांतिकारी पार्टी उभर के आए इस आंदोलन के बीच से, जो सही रास्ता दिखाए और एक सही समाज का वहां निर्माण करे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कम से कम वो लोग अपने द्वारा जो समस्याएं उठाई जा रही हैं, अगर सरकार उनका कोई निराकरण नहीं कर रही है तो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये नहीं कि बजाय मोमबत्ती जलाई, धरना प्रदर्शन किया और अपने घर वापिस चले गए। अगर सरकार कोई आश्वासन दे रही है, उस पर अगर खरी नहीं उतर रही है, तो फिर से एक बार अपना हक जो उनको लोकतांत्रिक रूप से मिला है उसे निभाने के लिए, जिम्मेदारी को उठाने के लिए सड़कों पर आ जा रहे हैं। अगली खबर है मैक्सिको से। मैक्सिको की राष्ट्रपति की तारीफ करनी पड़ेगी। अमेरिका को बोल दिया उन्होंने कि ये मैक्सिको अमेरिका है। क्लोडिया शेनबॉर्न है, कहने के लिए जन्म तो यहूदी हैं लेकिन प्रगतिशील हैं, सेंट्रिस्ट है और इजराइल अमेरिका इनको लेफ्टिस्ट भी कहता है। तो जहां तक ट्रंप की बात है, बहुत सारे चीजें कर रहे हैं और मेक्सिको खाड़ी या मेक्सिको गल्फ जो है, गल्फ ऑफ मेक्सिको कहते हैं कि नहीं, यह अमेरिका के प्रभुत्व में है और इसलिए इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहना चाहिए। नामकरण बदलने की दक्षिण पंथियों में बड़ी जबरदस्त आकांक्षाएं होती है। खुद का भी नामकरण बदल सकते हैं। दूसरे देश में तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ और ही, यहाँ के जो जितने भी प्रो आरएसएस वाले उन्होंने नाम ही कुछ कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कुछ कर दिया था कि वह ज्यादा सटीक वगैरह वगैरह कर। तो इन्होंने 1607 की एक नक्शा दिखाई थी जबकि अमेरिका नहीं होता था। उन्होंने कहा कि मेक्सिको का नाम ज्यादा जाता था, तो क्यों नहीं हम अमेरिका का नाम मैक्सिकन अमेरिका रखते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैक्सिकन अमेरिका कर दें। और 169 वर्ष पहले जब अमेरिका होता नहीं था, जब उस समय बना था पहली बार अमेरिका स्वतंत्र होके 1776 में 4 जुलाई को जब बना था अंग्रेजों से मुक्त होके, उसके पहले से गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ये गल्फ ऑफ अमेरिका की क्या बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छी रिश्ता बनी रहे। जी ऐसी हालात में लगता तो नहीं है कि ट्रंप जैसे कभी ग्रीनलैंड को घेरने की बात करते हैं, कभी कनाडा को मिलाने की बात करते हैं, कभी पनामा नहर पर कब्जे की बातें करते हैं, कुछ उनके संबंध किसी से बेहतर हो पाएंगे। लेकिन बंदा एक मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है यूक्रेन जंग। कह दिया है उसने कि मैं पुतिन से मिलूंगा, लेकिन कब ये नहीं बताया। हाँ, पुतिन ने भी पहले कहा था, उनसे पूछा गया था जब अपनी तरफ से नहीं कि क्या ट्रंप जीत गया मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, और शांति के लिए यदि सही मसले पे हो तो मैं मिलना चाहूंगा। ट्रंप की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। कब होगा, तो पहले ट्रंप तो सत्ता में आए 20 तारीख को, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, या खौफ से हो या एक आश्चर्यजनक चीज से हो या एंटरटेनमेंट के लिए जनता देख रही है। देखते हैं उसके बाद से क्या होगा। जरूर दोनों मिलेंगे, कहां मिलेंगे कब मिलेंगे नहीं पता है, पहले वो चीजें होंगी। लेकिन जो ट्रंप का था कि अगले 20-25 वर्ष तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, और जहां तक यूक्रेन की बात है, उसके प्रवक्ता ने उसके जो भी जितने जो न्यू जियोनिस्ट उन्होंने खुलेआम कहा कि हमें भी शांति चाहिए ताकि हम फिर से सेना को मजबूत कर सकें और फिर से हम रूस को हरा सकें। आपका जो अनुभव है, और आप इस पूरे क्षेत्र पे एक अलग से अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं और बारीकी से एक एक इलाके की जानकारी रखते हैं, ये सिर्फ बातें होंगी या वाकई में कुछ कदम उठाए जाएंगे? वास्तव में ऐसा लगता है कि पुतिन भी शांति चाहते हैं, लेकिन अपने शर्तों पे। उन शर्तों में खुलेआम है कि प्रेजेंट जो सत्ता है, जेलेंस्की सत्ता हटाई जाए। नंबर 2, जो भी न्यू नाजीज वहां के आर्म्ड फोर्सेज है उसको डिसबैंड करके केवल सिक्योरिटी के लिए रखा जाए। नंबर 3, ये लोग कभी भी नेटो के हिस्सा ना बनेंगे, भले ही यूरोपियन यूनियन के हिस्सा बने। जो जेलेंस्की और उनके जो पाश्चात्य देश हैं, जिसमें अमेरिका अभी नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वह पूरी तरह से इसके खिलाफ है, क्योंकि उनका बहुत सारा बिलियंस डॉलर यहां तक अमेरिका का भी लगा हुआ है। केवल आर्म्स एम्युनिशन से नहीं, वहां भी लिथियम भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, वहां गेहूं और मक्के का बहुत जबरदस्त फसल है, तेल का भी कुछ है। वैसे सारे फैक्ट्रीज हैं जो बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल इन्होंने बना रखे कि करके ध्वस्त करा रशिया, फिर से उम्मीदें कम करेंगे। इसको नहीं छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ट्रिलियंस में है। और 2014 में बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने वहां के सत्ता को बदल के अपने पक्ष बनाए थे, छोड़ना नहीं चाहेंगे। वह देखने की बात होगी, लेकिन फिर भी पुतिन को साफ नजर आ रहा है कि यह चीज बढ़ता रहेगा तो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। अमेरिका में जो दूसरा पक्ष है, जो वहां के साम्राज्यवादियों का, पहला बाइडेन का था और अब
ट्रंप का आ रहा है, यानी रिपब्लिकन्स का आ रहा है। इनको लग रहा है कि हम रशिया से लड़ाई लड़ेंगे तो न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाएगा, जो है वो भी खत्म हो जाएगा, वह बचना जरूरी है। यह फ्रंट बदल के अब चीन के बढ़ते ट्रेड वॉर जहां चल रहा है उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, इसलिए वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। और यह चीज नजर आएगा 20 जनवरी को, नहीं उसे करीब 1 महीने के अंदर नजर आएगा कि किस तरह ट्रंप के साथी, जिसमें एलन मस्क है और बाकी सारे दूसरे लोग हैं, किस तरफ यह लोग करवट बदलते हैं। जी, दो तरीके की बातें इस पूरे घटनाक्रम में ज़ेलेंस्की की जो आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ तो वो बाइडेन का धन्यवाद करता है, दूसरी तरफ वो यूरोपीय यूनियन को कहता है कि एकजुट हो जाओ, ट्रंप आ चुका है। उनको तो खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि युद्ध रुका है तो वह कहीं से भी राष्ट्रपति नहीं बने रहेंगे, चाहे चुनाव हो या ना हो, उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत सारे गंद किए हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत सारे अपने फौजियों को अनावश्यक बनवाया है, खासकर जैसे ईस्टर्न यूक्रेन के क्षेत्र में, जहां जबरदस्ती इन्होंने सैनिकों को रोका है, जहां रूसी सैनिक आखी बढ़ रहे थे और ओपन में खुलेआम कर दिया कि तुम मरो नहीं तो रुको। हालांकि वह जीते नहीं है, पूरा का पूरा 84 यार में हमें नजर आया। खैर, हम खास जगहों में ना जाए। एक तो वह बहुत बड़ा चीज है, और दूसरे इसीलिए अब उनको लग रहा है कि जैसे भी हो युद्ध चालू रहे, नहीं तो हमारी शर्तों पे हो, हम भी बने रहे, नाटो के हिस्सा बने, अमेरिका हमें गारंटी दे हमारे डिफेंस के लिए, और अमेरिका नहीं देता है तो यूरोप, यानी यूरोपियन यूनियन जिसका वो हिस्सा बनना चाहते हैं, और फ्रांस और जर्मनी के चीफ से बार बार जाके मिले हैं प्रेसिडेंट और जो भी चांसलर वगैरह हैं, कि भाई यह तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे स्वतंत्रता के लिए, तुम्हें अमेरिका स्वतंत्रता खत्म कर रहा है, इसलिए तुम हमारे साथ लगे रहो, तुम्हारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, बहुत सारे आर्म्स ऑपरेशंस हैं, पूरे नेटो की ताकत वहां पर है। और एक तरह से बहुत बड़ा रिफ्ट जो ऑलरेडी पैदा हो गया है, होने वाला है अमेरिका और नेटो के बीच में, अमेरिका यूरोपियन यूनियन के बीच में, पैसे के लेकर कि कौन कितना खर्च करेगा। जेलेंस्की उसमें आग लगाने की, चिंगारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का, और यहाँ मुझे लगता है ये कहना कुछ ज्यादती ना होगा, गलत ना होगा कि एक जज महोदय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगे, जिन्होंने सजा तो दी लेकिन ना जुर्माना लगाया, ना जेल भेजा। लगता है जो कोरिया का राष्ट्रपति था, जिसने कुछ घंटों के लिए पूरे देश के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया था, वो भी गिनीज बुक में दर्ज हो गया था, वही वाला काम कर दिया इन्होंने ट्रंप के मामले में। ये बढ़िया उदाहरण दिया आपने साउथ कोरिया वाला, खैर उसकी बात ना करें। जज ने कहा कि निश्चित रूप से गलत चीज इन्होंने किया, इसके मैं दोषी पाता हूं और 3 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन अमेरिकी संविधान यह कहता है कि कोई बंदा ऑलरेडी चुना गया है, राष्ट्रपति बनना तो छोड़ दीजिए, चुना गया है, तो वह कानून से ऊपर हो जाता है। यानी जिस तरह आपने साउथ कोरिया को उदाहरण दिया, हमारे देश के कई मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे ही वो बन जाते, चुने जाते हैं, अपने ऊपर जो भी है, यहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी, जब उनके ऊपर आरोप लगा था कि लड़की के साथ व्यभिचार किया था, खुद ब खुद उन्होंने किया और अपने आप दोष से मुक्त हो गए। तो कानून यह जो बुर्जुआ कानून है, पूंजीपति वर्ग का कानून है, सबके लिए बराबर नहीं है, सब उंगलियां समान नहीं है, यह हमें अच्छी तरह मानना चाहिए। लेकिन इस जज की निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए कि जो भी इनके पक्ष में था, जितना अधिकार था, उसके हिसाब से 9 या 10 दिन पहले, इनके राष्ट्रपति बनने के पहले, उन्होंने ट्रंप को दोषी करार किया, पैसे के मामले में हेराफेरी करने के लिए, उस महिला के खिलाफ काम करने के लिए जिसमें भद्दा प्रदर्शन इन्होंने किया था, सबके लिए। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि जबरदस्ती इनको हराने के लिए सब चाल किया गया है, लेकिन यह वीडियो, ऑडियो और हर तरह का जो डेटा था, साक्ष्य था, उससे 100% साबित होता है कि ट्रंप ने एक नीच कार्रवाई की है औरत के खिलाफ और बाकी सब चीजों में। जी, मेरा एक सवाल है सर, क्या बेहतर ना होता, हम 21वीं सदी का 25 साल पहला पूरा करने जा रहे हैं, कि एक ऐसी मिसाल बनती कि कानून की नजर में सब बराबर में, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और ये शुरुआत अमेरिका से ही होती, क्योंकि वो तो दादागिरी दिखाता है सारे देशों में। अमेरिका में होना बड़ा मुश्किल है, वहां के वामपंथी बहुत कमजोर हैं, अमेरिकी साम्राज्यवाद का कहीं ना कहीं साथ देते हैं। हालांकि यही हालत भारत का है, लेकिन भारत की जनता, खासकर मजदूर वर्ग, किसान बड़े ही जबरदस्त सक्षम है लड़ने वाले, उनको एक रास्ता चाहिए, उनको नेतृत्व चाहिए, और उसकी हम शुरुआत भारत से कर सकते हैं। वैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं इस मुहिम पर, इस कहते हैं इस मुहानी पर पहुंच चुके हैं, जहां से यह क्रांतिकारी दौर शुरू हो चुका है, जहां कानून सबके लिए बराबर हो। जी,
चलिए अच्छी बात है, लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं। अगर अपने मूल मालिक को छोड़ दोगे तो हम टिकटॉक को छोड़ देंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐसी खबरें चल रही हैं सर। पेरेंट कंपनी कहते हैं इनका बाइट डांस करती है, जो कि चीन का है और उसी के अधीन में टिकटॉक काम करता है। और वहां के जितने जजों के पास गया तो अधिकांश ने कहा कि जहां तक स्वतंत्रता की बात है उसमें 170 मिलियन यानी 17 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिकी राज्य का यह कहना है, वहां पर उन्होंने यह दलील दी कि ये लोग इतने लाखों लोग जो हैं 17 करोड़, उसमें से करोड़ों लोगों का डेटा ले रहे हैं, उनका वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको टेररिस्ट बना सकते हैं, उसके दिमाग को बदल सकते हैं। और इसलिए जज हो गए कि भाई अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए जरूरत है कि इस चीनी टिकटॉक को बैन किया जाए। यदि वह खुद ब खुद स्वतंत्र हो जाए तो हम छोड़ देंगे। लेकिन जो धरातल का मसला, असली मसला है कि टिकटॉक का जहां तक है वह बहुत जबरदस्त रूप से खड़ा हो रहा है। एक्स हो, फेसबुक हो, जो भी हो, सबके आगे बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए उसको हराने के लिए सब कदम लिया जा रहा है ताकि टिकटॉक का मालिक जो है उसको बेच दे टिकटॉक को औने पौने दर पर और कोई अमेरिकी कंपनी उसको हड़प ले। जी, सच बात कही आपने, क्योंकि जो तमाम नियम कानून में बदलाव किए हैं फेसबुक ने, उसके बाद जुकरबर्ग जाके ट्रंप से मिला भी, यानी कि सब झुक चुके हैं। टिकटॉक अड़ा खड़ा था, गाजा की सच्चाई बता रहा था और इनके यहाँ की जो असलियत है वो उजागर करने के लिए एक जो है प्लेटफॉर्म बन रहा था पूरी दुनिया में। तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, मिटाने की कोशिश तो की जाएगी। गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और पहला अपडेट लेबनान से है। लेबनान में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है। इजराइल बड़ा खुश है कि साहब हमने हिजबुल्लाह को बॉर्डर से पीछे हटा दिया, इसलिए 2 साल से जो पद खाली हुआ था अब वो भर गया है। और साथ ही ये खबरें भी प्लांट की जा रही है कि ये हिजबुल्लाह के लिए अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह भी है, कहता है इजराइल का उसको डिसआर्म किया जाएगा। वह तो खैर अभी उसके सपने की बात है, लड़ाई युद्ध में हरा दे तो बात अलग है, जिसकी संभावना नहीं थी, इसीलिए इजराइल झुक गया और शांति प्रस्ताव किया। हालांकि हिजबुल्लाह को फॉर द टाइम बिंग न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। जोसेफ ऑन जब खड़े हुए थे, हिजबुल्लाह की तरफ से भी यह बयान आया था कि हम इस चुनाव में नहीं लड़ेंगे। और इसीलिए ईरान के जो दूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है वहां पे कि इसका यह मतलब नहीं है कि हिजबुल्लाह हार गया है। हिजबुल्लाह ने भी उनका समर्थन कर दिया था अपने कैंडिडेट ना खड़ा करके। और यह वैसे केवल अमेरिका ही नहीं, अरब कंट्रीज के बहुत सारे देशों ने इनके पक्ष में कहा था कि ठीक है भाई, इन्हें चुन के आने दिया जाए और हमारा उनसे संबंध बेहतर होगा। हमें उम्मीद है कि वह लेबनान के लोगों के लिए, लेबनान की स्वतंत्रता के लिए वह काम करेंगे। देखते हैं आगे ये जनाब जो ऑन नए आए हैं वह क्या करते हैं। जी, जोसेफ ऑन एक आर्मी के वहां पे बड़े अधिकारी रह चुके हैं, उनको अमेरिका का चमचा क्यों बताया जा रहा? 1-2 खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, क्या इस वजह से बताया जा रहा, फिर आप बताइएगा। 2 मदद दी है अमेरिका ने लेबनान को, एक तो आर्थिक तौर पे दी है और दूसरे हथियार दिलवाए हैं मिस्र से। यह हथियार जो है, जो अमेरिका के लिए था, मिस्र पहुंच चुके थे और कुछ उसका पार्ट था 10 मिलियन के आसपास, इस 90 मिलियन के अलावा, मतलब कुल मिला के 100 जो कि इजराइल के था, उसको भी जाके लेबनान को दिया गया। यानी पूरी तरह से उन्हें गिरफ्त में करने की कोशिश की जा रही है। और इन पैसों से केवल हथियार ही नहीं, लेबनान के राष्ट्रपति के अंदर में जो भी सेनाएं हैं, उस सेना के जनरल्स वगैरह को उनको पावरफुल किया जाएगा और उनको पैसे दिया जाएगा। वैसे ही किया जाएगा जैसे सीरिया के सेना में इन्होंने किया था, जो कि असद के साथ लड़ने के तैयार नहीं हुए, उन्होंने धोखा कर दिया। उसी तरह से यहां भी पूरी कोशिश की जा रही है। अरब वर्ल्ड के अधिकांश जो जितने भी वहां के जो वॉर लॉर्ड्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो हैं, सलमान जो अमीर हैं, ये सब लोग एक्चुअली छोटे मोटे गुंडे थे। जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग अभी मंत्री और फला फला बन के घूम रहे, सड़क के किनारे घूमने वाले, जबरदस्ती चंदा इकट्ठा करने वाले लोग थे और तेल के मालिक बन बैठे से वैसे बन गए हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहां का प्रजातंत्र जनता के लिए हो, नहीं तो इनको जो अधिकार मिला है वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो हम मजबूरन और जानबूझ के भी अमेरिकी परस्त हैं और अरब कंट्रीज में इन लोगों की आपसी समझौता संबंध बना रहता है। जी, जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी किया है इजराइल ने, जिसमें दिखाया कि जॉर्डन का कुछ हिस्सा होगा, लेबनान का होगा, सीरिया का होगा और गाजा का होगा, वो जो नक्शा पास किया गया, मतलब जारी किया गया, उससे उसके इरादे तो क्लियर हो गए हैं कि वो रुकने वाला नहीं है। यह इरादे पहले भी क्लियर थे,
अब दिखाया है, और जहां तक दिखाया वहीं तक नहीं रुकेगा, वहां पहुंचने के बाद और आगे बढ़ेगा। ये जो स्वतंत्र तथाकथित रूप से जो राजा और महाराजा बन के बैठे हुए बड़े बड़े, उनके भी तब तक ही उनका राज्य है जब तक कि उनसे ज्यादा प्रो अमेरिकी ना आ जाए, उनके कहने पे सारे चीजें ना करे, वहां जनता को ना लूटे, थोड़ा सा इधर उधर खिसकते हैं, जैसे ईरान, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, इन जगहों में जहां भी कुछ होता वहां सत्ता पलट दी जाएगी, हटा दिया जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा इनको। और वहां जहां तक इजराइल की बात है, वो अमेरिका की मदद से पूर्ण रूपेण वहां पे पूरे सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट हो या वेस्टर्न एशिया जिसको जियोग्राफिकली देखा जाता है, उसका अधिकार ना रहे, ताकि और कोई चीन का पूंजी या रशिया का सैन्य शक्ति वहां ना पहुंच जाए। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्या फिर से एक बार सीरिया को अपने आधिपत्य के तौर पर जो है हड़पना चाहता है फ्रांस, और तुर्की जो है सबसे बड़ी उसके बीच में रुकावट बन रहा है? अमेरिका की क्या भूमिका है सर? अमेरिका का जो एसडीएफ है, सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीकेके का जो मिलिट्री पोर्शन है, वह कहता है कि जरूरी है, और उसी के हेल्प में फ्रेंच फाइटर्स ने कुछ वहां बम्बार्डिंग की, और तुर्की का जो समर्थित है एसएनए, सीनियर नेशनल आर्मी, उसके खिलाफ उसने बमबारी की, इसलिए तुर्की नाराज है। तुर्की कहता है कि ये कौन सी बात हुई, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पक्ष ले रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, ओबामा के समय से ही ओबामा ने कहा था कि हमारे लिए जो हम जिसकी मदद कर रहे हैं वह गुड टेररिस्ट, अच्छे टेररिस्ट है। जैसे यहाँ भारत में जो भाजपा के साथ हैं वह अच्छे संस्कारी बलात्कारी है, दूसरे खराब बलात्कारी है। मतलब ये पूरी दुनिया में ये नैरेटिव चल रहा है, ये हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, तो यही बात है, और इसलिए वो फ्रांस से कहता है कि तुम्हारे कुछ नागरिक, तुम्हारे कुछ लोग जो कि टेररिस्ट हैं, तुम्हें उनको बचाने के लिए करता, तो उठा के ले जाओ अपने यहाँ। ठीक है, मानता हूं तुम्हारे यहाँ के नियम है कि तुम टेररिस्ट को अपने यहाँ प्रश्रय नहीं देते हो, तो ले जाओ, तुम्हारे लोग हैं, अपने जेल में डालो, हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? ये उनका अंदरूनी लड़ाई है और कुछ नहीं है। जी, इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि सीरिया में जहां अमेरिका का और यूरोप का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वहीं फ्रांस जो है फिर से एक बार शायद वही अपना दबदबा चाहता है, और तुर्की जिसने सब कुछ करवाया है उसे अपनी बादशाहत, अपना सुल्तानपना बरकरार रखने के लिए अमेरिका के साथ साथ फ्रांस से भी जूझना पड़ेगा, या दोनों में से किसी एक के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगली खबर देख लेते हैं जो आ रही है गाजा से जुड़ी हुई। गाजा में जो आंकड़ा हमास जारी कर रहा है उससे 40 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। एक मेडिकल जर्नल ने यह दावा किया है। एक मेडिकल जर्नल है लेंसेट, इनका रिपोर्ट का है कि 40% ज्यादा है, और 9 महीने तक के युद्ध में, अब तो 1 साल से 13 महीना से भी अधिक हो गया ना, और उसी समय 64,000 था। आपको याद होगा हम लोगों ने कहीं बात की थी किसी का लेकर, शायद इन्हीं का था, कि अब तक 1 लाख फिलिस्तीनी 38,000 उन्होंने बताया था सर। कितना? 1,38,000 ब्रिटेन की एक एजेंसी थी उसने बताया। जी 1 लाख से भी ज्यादा था, तो वो सही हो सकते हैं, और जिसमें से 60% से ज्यादा, हालांकि मैं अल जजीरा में देखता हूं वह 70% कहते हैं, जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग मारे गए हैं। तो ये जनसंहार 21वीं शताब्दी का खुलेआम हो रहा है, जिसमें अमेरिकी हाथ है और नेटो है और बाकी सब देश है, और इसमें अरब कंट्रीज के वो लीडर है, मैं जनता को नहीं कर रहा हूं, वो लीडर हैं जो अमेरिका की दलाली कर रहे हैं। जी, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है और कहा है कि आईसीसी के उन जजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ, हर्जी हलेवी जो चीफ ऑफ स्टाफ है आईडीएफ का, उसके खिलाफ वारंट जारी करने की हिम्मत की। खुलेआम है, इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कहते हैं उनकी जो भी संपत्ति है उसको हम हड़प लेंगे, हम छीन लेंगे। यानी उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनके पक्ष में लड़ता हुआ उनका योद्धा, जो आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, और उसके खिलाफ उसके चीफ को, नेतन्याहू जैसे एक वॉर क्रिमिनल को कुछ भी उंगल दिखाए तो हम उसे माफ नहीं करेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और बाइडेन इसके पूर्ण रूपेण, हालांकि बाइडेन आईसीसी के खिलाफ सीधे नहीं जाने चाहते थे, यह प्रस्ताव रिपब्लिकन ने किया था, जिसके हेड अब ट्रंप, अब वहां के राष्ट्रपति बनेंगे 2024 में ही, अब जाके प्रस्ताव पास हुआ है, क्योंकि रिपब्लिकन सब बहुमत में आ गए हैं वहां के सीनेट में। जी, क्या इस प्रस्ताव को पास करने के पीछे ये भी हो सकता है ना सर कि 20 जनवरी को नेतन्याहू ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल हो सके, राह हमवार की जा रही हो?
पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि ट्रंप का हाथ जितना बन सके। चलते चलते बाइडेन ने फिर से रूस के उन कंपनियों पर फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है जो छद्म रूप से शेल कंपनी कहते हैं, वहां से अपने तेल दुनिया के कई जगहों में बेचते थे, यूरोप में ही डालते थे। यूरोप में बाय द वे 2024 में उन्होंने रिकॉर्ड फ्यूल ली है रशिया से, जो कि अधिकांश हिस्सा उनका यूक्रेन से होके ही गया है और इन शिप के द्वारा गया है। वो कितना भी कर दे, जो धंधा की बात है, जरूरत की बात है, वह जारी है। और बाइडेन की पूरी कोशिश है, जो भी अब केवल 2 या 3 बिलियन डॉलर रह गया है 100 बिलियन से अधिक देने के बाद, जिसका ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सोचेंगे जब तक कि नया वो जनता के गाढ़ी कमाई पसीने को टैक्स रूप में ना हड़प लें, कि वो यूक्रेन को दें या इजराइल को दें, सब बांट चुके हैं वो। जी, युद्ध अपराध का मुकदमा शुरू होने के बाद आईडीएफ का फौजी ब्राजील से निकलकर भाग गया अर्जेंटीना, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि स्वीडन में भी आईडीएफ के ऐसे फौजियों के खिलाफ युद्ध अपराध के मुकदमे चलाए जाएंगे। तो यहां से कहां भागेंगे, ये देखने की बात है। हिंद रजा फाउंडेशन है, हिंद का क्या कनेक्शन है क्या इंडिया से मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका साफ है कि इजराइल की जो भी वॉर क्राइम्स उसके बंदे ने किया है उसको पनिशमेंट देने के लिए काम करेंगे ये लोग। और इन्होंने स्वीडन में इसको पाया कि वहां पर है, इनके पास वीडियो है, सारा का सारा कुछ है, इसने बनाया था। ये लोग बड़े हीरो बन के दुनिया में घूम रहे थे, स्वीडन जा रहे थे, इनके खिलाफ कर दिया और वारंट मतलब की बात हुई है। और यह केवल मतलब कुछ देशों में नहीं, कई देशों में हो रहा है। मैंने बोला था कि श्रीलंका में है, ब्राजील में है, चिली में भी हुआ है, और ये पूरी दुनिया में होना चाहिए जहां कि ये जियोनिस्ट कहीं पे भी, उनके खासकर उनके सैनिक, उनके पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो नेता न्याय कोई हो, इनको कहीं भी सांस लेने का मौका ना मिले, कहीं से भी इन्हें आत्म प्रशंसा करने का मौका नहीं मिले, क्योंकि यह एक जघन्य अपराधी है जिन्होंने औरतों का भी किया है, बच्चों का भी किया है, और प्लान करके वह अपराध किया है। इसलिए हमारी इसमें पूरी कोशिश हुई कि ये कहीं से भी जिंदगी आसानी से ना जी सके। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आयरलैंड भी आईसीजे पहुंच गया है और साउथ अफ्रीका के मुकदमे में शामिल हो गया इजराइल के खिलाफ। देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी पर जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है अमेरिका के जरिए, उसके बाद आईसीजे के जज जो है क्या उसी तरीके से आजादाना फैसला ले पाते हैं, या यहां पर बटन दबाकर वहां तक करंट पहुंचाने की अमित शाह वाले स्टाइल में कोशिश की जा रही है क्या। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।